आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं अल्फा क्षय की। अल्फा क्षय क्या है? आपको बताया था कि अल्फा वास्तव में हीलियम परमाणु की नाभिक होता है। अगर किसी तत्व के नाभिक से हीलियम परमाणु की नाभिक का उत्सर्जन हो रहा है तो इसे कहते हैं अल्फा क्षय। तो अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु होते हैं। जब किसी नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो इसे अल्फा क्षय कहते हैं। क्लियर? जब किसी नाभिक से अल्फा क्षय होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। या यूं कह दूं मैं, ZXA वास्तव में अगर इससे अल्फा क्षय होता है तो ये Z-2 YA-4 या 2He4। समझो इसको बात को। भाई देखो, यहाँ Z है ना, और हमने 2He4 को बाहर निकाल दिया तो ये Z-2 लिखना आवश्यक है, ताकि Z-2 प्लस का 2 बराबर Z इसके इक्वल हो गया। A-4 प्लस का 4 वास्तव में A के बराबर हो गया। इस प्रकार से क्या होती है? अभिक्रिया संतुलित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अल्फा क्षय होता है तो तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ X को पेरेंट न्यूक्लियस या पितृ नाभिक कहते हैं और Y को डॉटर न्यूक्लियस या पुत्री नाभिक कहते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा क्षय की। बीटा कणों पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है और बीटा कण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बीटा प्लस कण और नंबर 2 बीटा माइनस कण। बीटा प्लस कण पर प्लस ई आवेश होता है, जबकि बीटा माइनस कण पर माइनस का ई आवेश होता है। ये सब बातें मैं आपको पहले भी बता चुका था। बीटा प्लस कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या वही रहती है। इस बात को समझो आप। जैसे ZXA से बीटा प्लस क्षय किया। बीटा प्लस का मतलब होता है बेटा 1E0 और बीटा माइनस का मतलब होता है माइनस का 1E0। तो यहाँ 1E0 जब मैंने किया इसको, तो इसका मतलब ये 1 है तो ये Z- का 1 बनना चाहिए, तभी Z-1 प्लस 1 बराबर Z बन पाएगा। यहाँ चूंकि 0 है तो ये A का A ही रहेगा, ताकि A से A बैठ जाए। तो कुल मिला के बात ये है कि बीटा प्लस का जब क्षय होता है तो तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आती है, जबकि द्रव्यमान संख्या वहीं रहती है। इसके अपोजिट जब आप बीटा माइनस का क्षय करोगे तो फिर ये क्या बन जाएगा वो देखो आप। इसमें जगह नहीं है, शायद मैं भूल गया, लिखा नहीं था, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये हो गया ZXA साफ नहीं आ रहा, चलो मैं इसको लिखता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। देखिए इसको, ZXA से बीटा माइनस का क्षय किया तो बीटा माइनस ये वास्तव में -1E0 के बराबर होता है और बीटा प्लस 1E0 के बराबर होता है। और जब ये -1 है तो Z+1 मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, ताकि Z+1 -1 मिलके क्या बन जाए? Z बन जाए और A का A रह जाए। तो कुल मिला के बात यह कि बीटा माइनस क्षय के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं गामा क्षय की। तो गामा क्षय को समझिए अब आप, कि जब किसी नाभिक से अल्फा या बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब यह उत्तेजित नाभिक मूल अवस्था में लौटता है तो गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। क्लियर? गामा किरण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न Z पे फर्क पड़ता है, न A पे फर्क पड़ता है। तो यहाँ देखिए, गामा क्षय को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। ZXA का स्टार, ZXA प्लस का गामा। क्लियर? अब ये जो स्टार है, इस स्टार का मतलब है कि ये जो नाभिक है वो उत्तेजित अवस्था में है और जब इससे ये फोटोन निकल गया, अब ये नॉर्मल अवस्था में आ गया है। गामा किरणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम विविक्त होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सतत न होकर क्या होता है? विविक्त होता है। ऐसा मैं परमाणु भौतिकी वाले चैप्टर में भी आपको जिक्र कर चुका था कि ये जो फोटोन जो निकलते हैं, इसकी जो आवृत्ति है वो 2 कक्षाओं के जिनके बीच ये फोटोन आया है
उनकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये जो आवृत्ति है कोई ना कोई फिक्स आवृत्ति होती है, जैसे जैसे मान लीजिए 2000 से 3000 आवृत्ति का आ रहा है, या फिर 3 से 4 का गायब है, 4 से 5 का आ रहा है। तो इस प्रकार से बीच बीच में टुकड़े गायब रहते हैं इससे, तो ये विविक्त होता है, न कि सतत। अगला टॉपिक है अल्फा बीटा तथा गामा किरणों के गुणधर्म। नंबर 1 है अल्फा कणों के गुण। तो देखिए आप, अल्फा कणों के मुख्य गुणधर्म निम्न है। नंबर 1, अल्फा कण धन आवेशित होता है, ये बात आप समझते होंगे। दूसरा, अल्फा कण द्विआयनित हीलियम का परमाणु होता है, अथवा अल्फा कण हीलियम 2He4 की नाभिक होता है। ये बात भी मैं आपको समझा चुका था। अब चूंकि अल्फा कण एक आयनित कण होता है, आवेशित कण होता है, इसलिए ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से विक्षेपित होता है। इसलिए लिखा है कि अल्फा कण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। नंबर 4 क्या है, अल्फा कण जब किसी गैस से गुजरते हैं तो उसका आयनीकरण कर देते हैं। ये बात समझो कि जब अल्फा कण जो है वो किसी गैस से गुजरते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, आयनीकरण कर देते हैं, मतलब कि उसको आयनित अवस्था में चेंज कर देते हैं। अल्फा कणों की जो आयनन क्षमता है वो बीटा और गामा कणों से अधिक होती है। सीधी सी बात है, अल्फा कणों पर बीटा कणों की तुलना में आवेश भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बीटा जो होते हैं उनके ऊपर आवेश जो है +-1 होता है, जबकि अल्फा कणों पर +2 का आवेश होता है। इसलिए जब इसका आवेश ही ज़्यादा होता है तो इसकी आयनन क्षमता भी ज़्यादा होती है। सामान्य ताप और दाब पर अल्फा कणों द्वारा वायु में तय की गई दूरी को अल्फा कण की परास कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आप अल्फा कण को वायु में छोड़ो तो कितनी दूरी तक वो चलकर दूसरे नाभिक या दूसरे परमाणु के साथ अटैच हो जाता है, वो उसकी परास कहलाती है। अर्थात वह दूरी जहाँ तक चलने पर अल्फा कण की आयनन क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अल्फा कण की परास कहते हैं। और वायु में अल्फा कण की परास 2.7 सेंटीमीटर से 8.6 सेंटीमीटर तक होती है। आगे देखिए, अल्फा कणों की मंदन क्षमता बीटा व गामा कणों की अपेक्षा कम होती है। मंदन क्षमता का मतलब क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी को कम करने की क्षमता, वो चूंकि ये भारी है इसलिए ये दूसरों को कम रोक पाएगा बीटा गामा की अपेक्षा। अल्फा जो कण है वो फोटोग्राफिक प्लेट पर हल्का प्रभाव डालते हैं, मतलब अल्फा बीटा जो गामा किरणें हैं उनके पास अगर फोटोग्राफिक प्लेट रख दें तो वो प्रभावित होती है। और अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। क्लियर, रेखीय कह दो, विविक्त कह दो, एक ही बात है। बीटा कणों के गुण, मतलब सतत नहीं होता, ध्यान रखो सतत नहीं होता। बीटा कणों के गुण क्या निम्न है। बीटा कण बीटा प्लस व बीटा माइनस 2 प्रकार के होते हैं। बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन तथा बीटा प्लस पॉजिट्रॉन होते हैं, ये बात भी आप समझते हो। बीटा कण भी चूंकि आवेशित कण है इसलिए ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं। बीटा कणों की आयनन क्षमता अल्फा कणों से तो कम होती है पर गामा किरणों से अधिक होती है। भाई अल्फा की तुलना में बीटा पर आवेश कम होता है और गामा पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो बीटा की जो आयनन क्षमता है वो गामा से तो ज़्यादा होती है पर अल्फा से कम होती है। बीटा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों से अधिक तथा गामा किरणों से कम होती है। ये बात भी समझो आप कि जो बीटा किरण होते हैं उनकी जो भेदन क्षमता है वो अल्फा कणों से अधिक होती है और गामा किरणों से कम होती है। कुल मिला के बात है कि जो अल्फा कण जो है ना उसका आकार तो बड़ा होता है, बीटा कण का थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ज़्यादा दूरी तक उसको भेद सकता है किसी भी चीज़ को। और गामा किरणों का आकार बीटा से भी कम होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की होती है, उसके बाद बीटा की होती है और सबसे कम अल्फा की होती है। आगे देखो, बीटा क्षय से तत्व के परमाणु क्रमांक में इकाई में परिवर्तन होता है जबकि द्रव्यमान संख्या अप्रभावित होती है। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका था। द्रव्यमान संख्या में तो 1E0 या -1E0 कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक में तो 1 का चेंज या तो 1 की वृद्धि होती है या फिर 1 की कमी होती है, पर द्रव्यमान संख्या वो की होती है और वो बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। अगला टॉपिक है गामा किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज निम्न है। देखिएगा, वास्तव में गामा किरणें फोटोन ही होती हैं, तो गामा किरणें उच्च आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे या फोटोन हैं। ये किरणें आवेश रहित होती हैं, फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता। अनावेशित होने के कारण ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होती हैं, ये बात भी ठीक है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। क्लियर, गामा किरणें गैसों का बहुत कम आयनीकरण करती हैं। इसकी परास बहुत अधिक होती है क्योंकि इसकी आकार बहुत कम होता है।
इसकी भेदन क्षमता अल्फा बीटा से अधिक होती है और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। बहुत सिंपल सी बातें थी। और इसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है, वो है न्यूट्रिनो परिकल्पना, न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। देखिएगा बीटा शेप में क्या क्या होता है। ये जेड एक्स ए से जब बीटा माइनस का शेयर करते हैं तो Z+1 YA साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, और जब ZXA से हम बीटा प्लस निकालते हैं तो Z-1 YA और एक न्यूट्रिनो निकलता है। तो ये न्यू बार तो एंटी न्यूट्रिनो है और न्यू क्या है न्यूट्रिनो है। कुल मिला के ये जो भी क्रिया थी ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका था। सिर्फ इतना अंतर है कि ये माइनस का एक दिख रहा है या बीटा माइनस दिख रहा है, इसके साथ तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ये डैश वाला, ऐसे समझ लो। इस डैश के साथ ये डैश वाला निकलता है। अगर ये प्लस है तो फिर बिना डैश वाला निकलता है। और ये जो डैश बिना डैश वाला जो है ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इसकी बात हम इस टॉपिक में करेंगे। जब किसी नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तब उसके साथ एक अन्य कण का उत्सर्जन भी होता है जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो का प्रचक्रण 1/2 H क्रॉस माना जाता है और एंटी न्यूट्रिनो का ही प्रतिकरण होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड होते हैं पर इसका चक्रण इसकी तुलना में अपोजिट होता है, इसलिए इसे प्रतिकरण कहा गया है। साथ में न्यूट्रिनो के प्रचक्रण को 1/2 H क्रॉस माना जाता है। न्यूट्रिनो का विराम द्रव्यमान को शून्य माना जाता है और इसी को न्यूट्रिनो परिकल्पना भी कहते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में पूछी जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।